नागदा आने के बाद थोड़े दिन तक माताजी ने ईंट भट्टे पर काम किया और पिताजी पावर हाउस में कोयले की बोरी उठाकर कंधे पर बॉयलर में डालते थे। कुछ समय के लिए तो हम खुले मैदान में रहे। अच्छा, घर भी नहीं था मतलब? घर से गोदड़ी लेके आए थे। जी जी। वो ही रखते थे। फिर बाद में एक झुग्गी झोपड़ी बनाई। झोपड़ी में एक जगह शाखा लगती थी। अच्छा। तो खेल के प्रति रुचि थी जी। देखने जाने लगे। 2-3 दिन लगातार गए तो अधिकारी ने बोला कि क्या नाम है। मैंने नाम बताया तो बोला आओगे क्या शाखा? मैंने कहा तो जाने लगे। युवा संघ के उस समय मेरे साथी थे जगदीश शर्मा, आप तो नहीं रहे हो। हम दोनों को 14 नवंबर 1975 को अरेस्ट करके मीसा में बंद कर दिया। ऐसा कहना चाहिए मीडिया में, कह लीजिए, या एक वातावरण है कि मोदी जी की जो कार्यशैली है उसके चलते मंत्रियों को पूरी फ्रीडम नहीं मिलती है, पीएमओ से काम होते हैं। क्या अनुभव है आपके? ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही था जी। 148 उम्मीदवारों की सर्वसम्मत सूची घोषित हुई। उसमें मुझे घटिया क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया, विधायक के लिए। हाँ, उम्मीदवार घोषित किया जी। क्योंकि मैं संघ का दायित्व निभा रहा था, नगर कार्यवाह का दायित्व निभा रहा था, तो मैंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अच्छा, मना कर दिया? हाँ। कामरेड डांगे, दत्ता सामंत, जॉर्ज फर्नांडिस, इनका तो बम्बई में दबदबा था करीब। महाराष्ट्र में एक छत्र राज था। जी जी। ये कह देते कि बम्बई बंद तो बंद करो। विक्रम वर्मा नेता प्रतिपक्ष थे, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे जी। मैंने कई बार मुख्यमंत्री को बुरी तरह से कटघरे में खड़ा किया। अर्जुन सिंह जी को भी कटघरे में खड़ा किया था। आज जो हम विपक्ष देख रहे हैं तो उसकी भूमिका कहीं से भी रचनात्मक नजर नहीं आती कभी भी। ठीक है, विपक्ष है, विरोध करे, बात समझ में आती है, कुछ मुद्दों पर विरोध करे, जमकर विरोध करे, पर कहीं तो ऐसा लगता है कि कुछ मुद्दों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष एक होना चाहिए, लेकिन अभी पिछले 10 सालों से वो देखने में नहीं आ रहा है। क्या लगता है आपको? आज हमारे साथ एक ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व उपस्थित हैं जो आज देश के वरिष्ठतम राजनीतिज्ञों में से एक है। करीब 50 वर्ष से अधिक के राजनीतिक जीवन का अनुभव और जिस दौरान उन्होंने अनेक भूमिकाएं निभाई और राजनीति की फिसलन भरी राहों पर भी जिनका संतुलन हमेशा बना रहा और अत्यंत हम्बल बैकग्राउंड से आकर भी राजनीतिक क्षेत्रों के शिखरों को जिन्होंने सफलतापूर्वक छुआ, ऐसे कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल श्री थावरचंद जी गहलोत आज हमारे साथ है। राज्यपाल महोदय, आपका वयम भारतम पर स्वागत है। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। जैसा मैंने बताया राज्यपाल महोदय, हमारा वयम भारतम यूट्यूब चैनल ओवरवेलमिंगली युवाओं द्वारा देखा जाता है। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि युवाओं को या तो हमारे इतिहास से परिचय कराएं और कुछ ऐसे व्यक्तित्वों से परिचित कराएं जिससे कि उन्हें भी अपने करियर को बनाने में, आगे जाने में प्रेरणा मिले। तो मैं इसलिए बातचीत की शुरुआत आपके बाल्यकाल से, आपकी युवावस्था से करना चाहूँगा। जैसा कि हमें जानकारी है कि काफ़ी विषम परिस्थितियों में आपका बाल्यकाल व्यतीत हुआ, तो उस बारे में थोड़ा सा बताएंगे। क्या परिस्थितियां थी उस ज़माने में, कैसा सामाजिक परिवेश था और किस प्रकार आपका सफ़र प्रारंभ हुआ? मेरे पिताजी 4 भाई थे जी। और पिताजी के पिताजी अर्थात मेरे दादाजी ने लगभग 25-26 बीघा जमीन थी, ऐसे ही बातचीत में एक को दे दी।
वो जमीन देने के बाद चारों भाई जी कृषि आधारित मजदूरी पर निर्भर हो गए। ओ और ऐसे समय में मेरी उम्र लगभग 6-7 साल थी। जी वो हालीपना करते थे। माताजी खेत पर मजदूरी करने जाती थी। जी इस बीच में 1952-53 में मेरा गांव रुपेटा है, वहां से 5 किलोमीटर दूर नागदा है। जी नागदा में एक बिरला उद्योग की स्थापना हुई, जी उसकी शुरुआत हुई। तो मेरे पिताजी और उनके 3 और भाई, मतलब चारों भाई जी नागदा आ गए। नागदा आने के बाद थोड़े दिन तक माताजी ने ईंट भट्टे पर काम किया ओ और पिताजी पावर हाउस में कोयले की बोरी उठाकर कंधे पर बॉयलर में डालते थे। कुछ समय के लिए तो हम खुले मैदान में रहे। अच्छा, घर भी नहीं था मतलब? घर से गोदड़े गोदड़ी लेके आए थे, जी जी वो ही रखते थे। फिर बाद में एक झुग्गी झोपड़ी नुमा झोपड़ी बनाई और उसमें रहने लगे। तो फिर मैं नागदा में ग्रेसियम विद्यालय उसमें पढ़ा मैं। तो 7वीं 8वीं और 9वीं, वहां से की। ये बात 65 की है। अच्छा। तो गर्मी की छुट्टी हो गई थी। मैंने सोचा चलो आर्थिक स्थिति कमजोर है, माताजी पिताजी नौकरी करते हैं, अपन भी कहीं ट्राई करो। तो मैंने 2 एप्लीकेशन लिख करके भेजी मेरे काका जी के हाथ। जी नौकरी करते करते मैंने प्रयास किया और फिर हायर सेकेंडरी किया। जी 27 मई 65 को नौकरी में लगा था। भारतीय मजदूर संघ का 2 श्रम संगठनों में पदाधिकारी था। अच्छा। एक में सेक्रेटरी और एक में ट्रेजरर। संघ का द्वितीय वर्ष शिक्षित और झुग्गी झोपड़ियों में शाखा लगती थी तो शाखा में जाने लगा। ये संघ से आप कब से जुड़े, किस उम्र से? मतलब संघ से मैं जुड़ गया था 62-63 से। मतलब आपकी उम्र 10-12 झोपड़ी साल में रहते थे। जी जी झोपड़ी में एक जगह शाखा लगती थी। अच्छा। तो खेल के प्रति रुचि थी, जी देखने जाने लगे। 2-3 दिन लगातार गए तो अधिकारी ने बोला कि क्या नाम है, मैंने नाम बताया तो बोला आओगे क्या शाखा? मैंने कहा हाँ। तो जाने लगे। तो उस समय तक नगर सह कार्यवाह बन गया था मैं। अच्छा अच्छा 66-67 में। और भारतीय मजदूर संघ का 2 श्रम संगठनों में पदाधिकारी बन गया था। मजदूर आंदोलन में जो एक्शन कमेटी बनी थी, आंदोलन के संबंध में निर्णय लेने वाली जी और उस पर इम्प्लीमेंट कराने वाली, में उसमें आगेवानों में मैं था। 5-7 लोगों की जो कमेटी थी उसमें था। 21 दिसंबर को पुलिस वर्सेस मजदूरों में झड़प हो गई। संघर्ष हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मजदूरों ने पत्थर फेंके, फिर पुलिस ने गोली चला दी। ओ 3 मजदूर मौके पर मर गए और कई घायल हो गए। उसमें हमको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने की तारीख भी 6 जनवरी 1971 की थी। अच्छा। फिर 7-8 केस लगा दिए लगातार। तो पढ़ाई का समय उस नहीं निकाल पाए। फिर बाद में नौकरी भी छूट गई। जी 9 महीने जमानत नहीं हुई, हवालात में रहे। जेल में संघ कर के दिया। बारे में 1-2 प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा जी कि जैसे काफी अर्ली एज में ही आप संघ से जुड़ गए जी और ये थोड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां भी थी आपके साथ में कि जी, इधर जी। नौकरी, इधर शिक्षण के भी से इस सारे माहौल में संघ के संस्कार कह लीजिए या संघ से व्यक्तित्व पे क्या परिणाम आपको ऐसा देखने में आया कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप
बेहतर तरीके से इन चुनौतियों से लड़ पाए, कह लीजिए? संघ ने हमेशा देश के लिए समर्पण करना, जी। देश हित में काम करना और जो देश को आज़ादी मिली उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आगे आना, प्रेरित किया। और आगे बढ़ कर के काम करना, इन बातों ने मेरे को प्रभावित किया। जी। और हमको संघ में ये पाठ पढ़ाया गया कि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों ने घर बार ये वो सब छोड़ छाड़ करके बर्बाद होकर के भी देश को आज़ाद कराया, और यह आज़ादी बरकरार रहना चाहिए और देश का प्रजातंत्र मजबूत होना चाहिए। ये प्रेरणादायी आदर्श और मार्गदर्शन मिला हमको, उस कारण से हमने ये सब करने का साहस मिल पाया। ये जो दशक थे, लगभग 50 का दशक, 60 का दशक, कहीं ना कहीं इन दशकों में जाति प्रथा भी काफी ज्यादा उस समय बोलबाला था, एक तरह से कह सकते हैं। मैं गांव से तो 6-7 साल का था जब भी गांव छोड़ के नागदा आ गया। तो नागदा मिनी भारत का स्वरूप। अच्छा। हिंदुस्तान के हर राज्य के लोग वहां थे। वहां इस प्रकार का एहसास नहीं हुआ, परंतु जब सामाजिक कामों में कहीं जाते थे गांव में और उसमें तो थोड़ा थोड़ा महसूस होता था। शादी ब्याह में जाना, मोसर प्रथा, नुक्ता प्रथा, पगड़ी रस्म और इसमें जाना, बराबर, तो वहां एहसास होता था। उस परिस्थिति में भी हमको कोई बहुत बुरा अनुभव देखने को नहीं मिला। समाज में रूढ़िवादिता, कुरीतियां और ये थी। अपने बाप दादा तो ऐसा करते थे, होता था, हम क्यों छोड़े। हम संघ में गए तो संघ वालों ने हमको कहा शुद्ध सात्विक होना चाहिए, व्यसन मुक्त होना चाहिए। तो हमने समाज में समिति बना करके समाज में वातावरण बनाने का प्रयास किया जी। वहाँ हमको विरोध देखने को मिलता था। परंतु धीरे धीरे हम ये प्रयास करते रहे और उसमें सफलता मिली। बराबर। और आज तो जमीन आसमान का फर्क। आज तो काफी फर्क पड़ गया। तो मोटा मोटा फिर मैं बता रहा था कि जी पढ़ाई में 75 में 14 नवंबर 1975 में पकड़े गए। सारे देश में आपातकाल के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल। तो मैं नागदा में नगर कार्यवाह का दायित्व था मेरे पास। उज्जैन से मेरे पास खबर आई कि भाई आपको भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीडी जत्ती जी से वो उज्जैन में कार्तिक मेले का शुभारंभ करने आ रहे थे। बोले उनके सामने प्रदर्शन करवाना, तो आपको कार्यकर्ता भेजना है। तो मैंने और युवा संघ के और हमारे संघ के पदाधिकारियों ने मिलकर 11 लोगों को वीडी जत्ती साहब के सामने विरोध प्रदर्शन करने के लिए भेजा। आपातकाल का विरोध करने के लिए। हाँ। और 3 नारे लिख करके दिए, वीडी जत्ती वापस जाओ, मीसाबंदियों को रिहा करो और काला कानून वापस। ये नारे लगाते हुए उनके गाड़ी के आगे पर्चे फेंके और गाड़ी के आगे लेट गए। तो उनको वहां गिरफ्तार कर लिया। इसी प्रकार से 5 कार्यकर्ताओं को नागदा में प्रदर्शन करवाया था। सीआईडीओ को या पुलिस विभाग को पता लगा कि ये हम करा रहे हैं। भूमिका आपकी है उसके पीछे। हाँ। तो मुझे और युवा संघ के उस समय मेरे साथी थे जगदीश शर्मा, आप तो नहीं रहे हो, हम दोनों को 14 नवंबर 1975 को अरेस्ट करके मीसा में बंद कर दिया। अच्छा। फिर बाद में देश भर में जबरदस्त आंदोलन हुए। हाँ। और जेलों में जगह कम पड़ने लग गई, सरकार परेशान होने लगी। तो फिर एक जनरल ऑर्डर दिया कि जो 14 नवंबर से लेकर बाद तक गिरफ्तार हुए हैं उनको छोड़ दिया जाए।
अच्छा, जी जी। इस बीच में हम संघ का और भारतीय मजदूर संघ का काम करते रहे। 77 में हमको जो जनता पार्टी गठित हो गई थी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही था जी। 148 उम्मीदवारों की सर्वसम्मत सूची घोषित हुई। उसमें मुझे घटिया क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित कर दिया। विधायक के लिए? हाँ, उम्मीदवार घोषित किया। जी। क्योंकि मैं संघ का दायित्व निभा रहा था, नगर कार्यवाह का दायित्व निभा रहा था, तो मैंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अच्छा, मना कर दिया? हाँ, मेरे मन में यह था कि संघ का काम करेंगे, जी। संघ को कब सब सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, अपने को तो यहाँ अच्छा है, तो मैंने मना कर दिया। फिर बाद में 1980 में मुझे आलोट से फिर उम्मीदवार बना दिया। मध्यावधि जब हुए थे? फिर आलोट से मैं 4 बार चुनाव लड़ा। अच्छा। 3 बार जीता। जी जी। और मध्य प्रदेश में पटवा जी की सरकार में राज्य मंत्री के रूप में नर्मदा घाटी विकास, सिंचाई विभाग, जी, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, 20 सूत्री कार्यक्रम विभाग, ये दायित्व निर्वहन किया। और बेस्ट एमएलए का अवार्ड भी हो गया। अच्छा। 13 मार्च 1996 को जी जी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही था। हाँ। दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, विक्रम वर्मा नेता प्रतिपक्ष थे जी। और मुझे बेस्ट एमएलए का अवार्ड, उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिला। बाद में मुझे लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया। तो ये क्या हाईकमांड के वजह से? हाईकमांड ने निर्णय लिया। क्या प्रदेश में बहुत पॉपुलरिटी हो गई थी मेरी। जी जी। प्रसिद्धि प्राप्त हो गई थी, बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिल गया था। तो संगठन वालों ने कहा कि केंद्र में आ जाइए, केंद्र में भेज दो। तो मुझे वहां से लोकसभा में चुनाव लड़ा के भेज दिया। 1996 इस लोकसभा के चुनाव भी मैं 5 बार लड़ा। हाँ। 4 चुनाव जीता जी। 2009 में हारा और 2009 से 12 के बीच में संगठन का 2002 से राष्ट्रीय सचिव, फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय महामंत्री 4 बार और पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य 4 बार, केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य। फिर 12 में मुझे राज्यसभा में सदस्य बना दिया गया और राज्यसभा में 2012 से लेकर 2021 11 जुलाई तक रहा और 2014 से 21 तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रहा। और सामाजिक अधिकारिता मंत्री के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भी मेरे पास है। तो हमने उस पीरियड में विभाग को जीवंत बनाया, वाइब्रेंट बनाया और 10 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। 11 जुलाई 2021 से मुझे राज्यपाल बना दिया। इस बीच में मैं राज्यसभा में सदन का नेता भी रहा। जी जी। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाह रहा था। वो जो मेरे दादाजी ने किसी को जमीन दे दी थी, मुझे मालूम है किसको दी थी और वो आज स्वीकार भी करते हैं। वो हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट हो गया जी। अगर वो जमीन रहती, तो हमारे पिताजी के काका जी के भी 4 लड़के थे, तो 25 बीघा 26 बीघा उनके पास थी, 26 बीघा हमारे पास थी। वो जमीन के कारण गांव में ही रह गए। हमारी जमीन चली गई तो हम गांव छोड़ कर आ गए। बराबर। इस दरमियान मेंटरिंग मिली किसी से? कोई संघ में कोई वैसे व्यक्ति या मान लीजिए जनसंघ में या किसी भी, जिन्होंने कि आपको एक तरह से ट्रेन किया इन सब चीज़ों के लिए? देखो, संघ के जितने भी प्रचारक रहे, उज्जैन जिले के, उज्जैन संभाग के, मध्य प्रदेश के, उन सब ने हमको मार्गदर्शन दिया जी। और भारतीय मजदूर संघ में दत्तोपंत जी ठेंगड़ी का मार्गदर्शन प्रत्यक्ष में उनके साथ रूबरू उनके साथ रहने का अवसर मिला। सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे, उनके साथ रहते थे। भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में जो हमने 50 आंदोलन किए, उसमें उनका मार्गदर्शन मिला। बराबर। जो
भारतीय मजदूर संघ से के संगठन मंत्री थे, उनका मार्गदर्शन मिला। अपने रामभाऊ जोशी इंदौर वाले का मार्गदर्शन मिला। उस समय के जो भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी थे ना, जी जी, सबका मार्गदर्शन मिला। और इधर जनसंघ में सदस्य तो बन गया था मैं जनसंघ का जी, 62-63 से ही, अच्छा, परंतु पदाधिकारी संघ और भारतीय मजदूर संघ का था। तो जो जनसंघ के बड़े बड़े नेता थे, उनका भी मार्गदर्शन सुनने को पढ़ने को मिलता था। मैं बलराज मधोक से लेकर के उसके बाद के जितने अध्यक्ष बने जी, सबको व्यक्तिगत जानता था, उनका मार्गदर्शन मिला। दीनदयाल जी भी 64 में उज्जैन में कार्तिक मेला प्रांगण में अधिवेशन हुआ था, उसमें आए थे, उनका उनसे ही मार्गदर्शन प्रत्यक्ष मिला। मुलाकात हुई हाँ, मतलब। और नागदा रेलवे स्टेशन पर जब वो उज्जैन इंदौर के कार्यक्रम करके आते थे तो ट्रेन इंजन बदलता था तो आधा घंटा करीब लगता था। तो उनका स्टेशन पर मिलना जुलना, ये और सब, अटल जी से, अच्छा, आडवाणी जी से तो घनिष्ठ। और नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी था और वो मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे हैं। जी, मैं उस समय कार्यकर्ता था, पदाधिकारी था। जी, बैठकों में उसमें आना जाना और ये सब होता था। सतत मुलाकात थी। तो कुल मिलाकर के इस जो संघ से संबंधित आनुषंगिक जितने संगठन है, उनमें सब वरिष्ठ नेताओं से, महानुभावों से मार्गदर्शन मिला है और आज हमारे रग रग में वो समाया है। बिल्कुल। मजदूर संघ का आपने जिक्र किया। 60 और 70 के दशकों में भारत के अधिकांश औद्योगिक नगर जो थे, बॉम्बे, कानपुर, कलकत्ता, सभी जगह वामपंथी मजदूर संघों का काफ़ी बोलबाला था और उनकी वजह से वहाँ पर हड़तालें होना और ये बहुत सारी घटनाएं हुई और कई जगह तो उद्योग एक्चुअली बर्बाद हो गए और लोग भी सड़क पे आ गए। मैंने अनुभव किया। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मजदूर संघ कैसे अलग है इन। मैं वही बता रहा हूँ। मैंने अनुभव किया, वामपंथी यूनियनों का भी अध्ययन किया। एटक और सीटू पहले एक ही था जी, बाद में 67 के बाद अलग अलग हो गए। सीपीआई सीपीएम पार्टी अलग अलग बनी जी, तो एटक और सीटू भी अलग अलग हो गए। एक तरफ एंटक और एक तरफ वामपंथी मजदूर संगठन थे। सारे देश में इन दोनों संगठनों का ही बोलबाला था। मैंने ये अनुभव किया, एंटक हमेशा से मैनेजमेंट की समर्थक रही है, प्रो मैनेजमेंट रही है। अच्छा, मजदूर हकों को ध्यान में रखा, परंतु मैनेजमेंट के अनुकूल निर्णय लेने में काम किया। जी जी, एटक और सीटू, एटक और हाँ सीटू, ये हमेशा मैनेजमेंट विरोधी रही। ओके। इनका विश्वास जबरदस्ती करके, हड़ताल करके, फैक्ट्रियों का जबरदस्त नुकसान करके मजदूरों के हक में फैसला कराने की सोच थी। एंटक की मैनेजमेंट से मिलकर के निर्णय करने की सोच थी। इन दोनों की सोच के कारण मजदूरों का वास्तविक हित होना चाहिए, वो नहीं होता था। जबकि भारतीय मजदूर संघ में बेसिक इनसे अंतर ये था कि भारतीय मजदूर संघ देश हित सर्वोपरि, जी, फिर उद्योग हित और मजदूरों का हित, बहुत बढ़िया, तीनों का समन्वय बना करके अगर निर्णय करेंगे तो उद्योग भी जीवित रहेंगे, मजदूरों का भी भला होगा और देश का भी भला होगा। हम नारा लगाते थे, देश हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। बिल्कुल सही है।
देश हित में करेंगे देश हित काम, में करेंगे काम। और काम का लेंगे पूरा दाम। जी जी। उसमें उद्योग भी संरक्षित और मजदूर भी। मजदूर हित भी आ गए। ये बेसिक अंतर था। और आपने देखा होगा कि जहाँ इंटक और वामपंथी मजदूर संगठनों का बोलबाला था, वहाँ उद्योग बर्बाद हुए, चौपट हुए। हाँ एक समय था जब इंदौर में होमिदा जी हाँ जैसे नेता थे, जी। भोपाल में शाकिर अली जैसे नेता थे, और ग्वालियर में भी कम्युनिस्ट नेता ही थे, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। इनके कारण इंदौर की औद्योगिक बस्ती, भोपाल की और ग्वालियर की औद्योगिक बस्ती कमजोर हुई थी जी। और प्रचलन से बाहर हो गई। भारतीय मजदूर संघ के आने के बाद इसके प्रभावी होने के कारण सारे देश में औद्योगिक शांति का वातावरण बना है, मजदूरों में उत्साह का वातावरण है। यदा कदा कहीं कहीं अपवाद स्वरूप सुनने को मिलता है, पर कुल मिलाकर आज सारे देश में औद्योगिक शांति, श्रमिकों की शांति और औद्योगिक वातावरण का पर्यावरण जो है वो अनुकूल बना हुआ। जी जी। और आज निवेशक देश में और राज्यों में निवेश करने की इच्छा रख के रहते हैं। बिल्कुल। हाँ, नहीं तो बीच में दत्ता सामंत वगैरह के जमाने में माहौल बहुत ही खराब था, मतलब उस दशक दत्ता सामंत और इन लोगों का सामंत, उनके कामरेड डांगे, दत्ता सामंत, जॉर्ज फर्नांडिस। हाँ, जॉर्ज फर्नांडिस का तो बम्बई में दबदबा था करीब करीब। महाराष्ट्र में एक छत्र राज था। जी जी। ये कह देते हैं कि बम्बई बंद तो आज बंद, बंद तो बंद, करेक्ट, बिल्कुल। जॉर्ज फर्नांडिस तो कर्नाटक के, रेलवे में भी उन्होंने काफी, हाँ, रेलवे में भी उनकी वो चलती थी खूब। जी जी। ये जो राजनीति का आपका अनुभव जब शुरू हुआ 60 के दशक के अंत में, मान लीजिए 70 का दशक, 80 का दशक, ये जो 2-3 दशक 70, 80, 90 के दशक रहे, इसमें हम कह सकते हैं कि देश में और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का बहुत वर्चस्व था, एक संस्कृति विकसित हो चुकी थी। तो जब आप विधायक बने, मंत्री बने शुरुआती दौर में, तो उस समय के एक्सपीरियंसेस इस पृष्ठभूमि में क्या रहे, जिसको मैं कह सकता हूँ चुनौतियां क्या रही? मैं सबसे पहले 1980 में विधायक बना जी। उस समय देश में कुछ वातावरण सुनने को मिलता था। कुछ लोग ऐसा कहते थे कि आरक्षण के कारण कोई पद पे बैठा है तो उसमें योग्यता की कमी है। ऐसा भी कहते थे कि अगर आरक्षण के आधार पर कोई डॉक्टर बन गया है तो वो कम नंबर पे पास हुआ तो वो ठीक इलाज नहीं करेगा। जी जी। कोई इंजीनियर बन गया तो बोले ठीक काम नहीं करेगा। मेरे मन में एक विचार था कि विधायकों के बारे में भी ऐसी धारणा है बहुत लोगों के। और वो बहुत में कुछ लोग थे जो ऐसा कहते थे, अरे आरक्षित सीट से जीत के आया, इसमें क्या योग्यता। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा थी और संकल्प लिया मैंने जी कि मैं अच्छा विधायक बन करके बताऊंगा। बराबर। मैंने उस दिशा में काम करना प्रारंभ किया और 96 में उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार प्राप्त किया। जी जी। मैं जब सदन में जाता था तो एक तो ये कि पूरे समय उपस्थित रहता था जी। मैं 3 बार एमएलए रहा, मुश्किल से 2 या 3 एब्सेंट थी मेरी। किसी भी सत्र भी संगठन के काम से युवा मोर्चे का प्रदेश मंत्री था जी, युवा मोर्चे का प्रदेश उपाध्यक्ष था। मुझे दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बस्तर का प्रभारी बना करके जी जी दिया था। तो बैठ के करने गया था जब एब्सेंट। फिर जो एजेंडे के विषय आते थे, एक दिन पहले शाम को एजेंडा आ जाता था और प्रश्नावली आ जाती थी विधानसभा की। हाँ, तो मैं पूरी तरह से अध्ययन करके जाता था, A to Z जी।
एजेंडा क्रमांक 1 से लेकर के जितने भी आइटम रहते थे सबकी तैयारी और सबसे संबंधित डॉक्यूमेंट साथ में रख के ले जाता था। होमवर्क करके पूरा। जब 93 में फिर विधायक बना सरकार से हटने के बाद, तो उस समय तो ऐसी स्थिति हो गई थी, विक्रम वर्मा नेता प्रतिपक्ष थे, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे जी। मैंने कई बार मुख्यमंत्री को बुरी तरह से कटघरे में खड़ा किया, अर्जुन सिंह जी को भी कटघरे में खड़ा किया था, सुभाष यादव जैसे मंत्रियों को, कई लोगों को। जी जी। मेरा यह अनुभव रहा कि पूरे समय बैठने से प्रैक्टिकल ज्ञान का अर्जन हो जाता है। बराबर। बाद में आप थ्योरी पढ़ो तो ठीक, नहीं पढ़ो तो ठीक, प्रैक्टिकल हो जाता है। क्योंकि आपने 10 एमएलए के वक्तव्य सुना तो किसने क्या बोला, किसने क्या बोला, किसने क्या बोला, वो आपको कंठस्थ याद हो जाता है, प्रैक्टिकल हो जाता है। जब बेस्ट एमएलए के चयन के लिए कमेटी बनी है, उस कमेटी के चेयरमैन थे यज्ञदेव जी शर्मा, स्पीकर भी थे जो। हाँ, स्पीकर रह चुके थे। और बाल कवि बैरागी तो ये सागर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्रीवास्तव जी, फिर राष्ट्रीय नवभारत टाइम्स के या टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक, ऐसे करके 11 लोगों की कमेटी थी। वो कमेटी स्टडी करने आई, ब्यूरोक्रेट्स में गए तो ब्यूरोक्रेट ने कहा थावरचंद गहलोत, विधानसभा कर्मचारियों से मिले तो बोले थावरचंद गहलोत, एमएलए से मिले तो बोले थावरचंद गहलोत, और कोई जनप्रतिनिधि मिले तो बोले थावरचंद गहलोत। मुझे कमेटी ने प्रत्यक्ष में उनके बीच में बुलाया, मेरे से पूछा कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपका नाम क्यों ले रहे, क्या ऐसी क्या विशेषता, आप क्या करते हो? तो मैंने उनको बताया कि एक दिन पहले एजेंडा आ जाता, प्रश्नावली आ जाती, पूरा अध्ययन करता हूँ और पूरे समय बैठता हूँ। हाउस स्टार्ट होने के 5 मिनट पहले आता हूँ, समाप्त होने के 5 मिनट बाद जाता हूँ और संपर्क करता रहता हूँ। एक बार अर्जुन सिंह जी को बहुत बुरी तरह से कटघरे में खड़ा किया। अच्छा। और वो आए और मेरे को बुलाया और बोले ये प्रश्न क्यों कर रहे हो और इसमें आप क्या चाहते हो? तो मैंने कहा उत्तर चाहता हूँ, आपकी सप्लीमेंट्री क्या होगी? तो मैंने कहा उत्तर पता लगेगा तो सप्लीमेंट्री बनेगी जी। वो तो। और फिर रामकिशोर जी शुक्ला अध्यक्ष थे, उन्होंने बोला कि ये प्रश्न आप विड्रॉ करो। तो मैंने अर्जुन सिंह जी को तो मना कर दिया था, उनको भी मना किया। मैंने कहा साहब मैं सैद्धांतिक रूप से या तो प्रश्न करना नहीं, और कर लिया तो विड्रॉ नहीं करना। बहुत सारे लोग लेन देन सौदेबाजी करके करते हैं ऐसा दबाव प्रभाव में आकर के। मैंने कहा मैं तो नहीं करना। तो उन्होंने कहा जनहित में हम इसका उत्तर देना उचित नहीं है करके निरस्त कर देंगे। मैंने कहा निरस्त कर देना। उसमें अर्जुन सिंह जी बुरी तरह से फंस रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा निरस्त कर देना, तो बोले नहीं बैठो आप 2 मिनट। फिर अर्जुन सिंह जी ने बोला कि आपके कौन से काम नहीं किए मैंने अर्जुन। मैंने कहा काम करना आपका काम है जी, हमारा करवाने का अधिकार है, हम कोशिश करते हैं। फिर रामकिशोर जी शुक्ल ने मुझे कहा कि इसको या तो आप विड्रॉ नहीं कर रहे तो एक काम करना, सप्लीमेंट्री मत करना। हाँ, मैंने कहा ये कर सकता हूँ, ये कर सकते हैं। हाँ। एक बार दिग्विजय सिंह जी के साथ भी ऐसा हुआ, सुभाष यादव जी के साथ भी ऐसा हुआ। अच्छा। और उन कारणों से ही मेरी प्रसिद्धि बढ़ गई, इमेज बढ़ गई, और मैं उत्कृष्ट विधायक बन गया। जी जी। थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि राज्य में इतना अच्छा प्रभाव आपका विकसित हो गया था, बन गया था, उसके बाद एकदम से केंद्र में चले जाना, तो उसमें एक राजनीतिक दृष्टि से ऐसा नहीं लगा कि कुछ खतरे जैसी बात है, पता नहीं आगे अब केंद्र का एक कैनवास बड़ा हो जाता है एकदम? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा। कि मुझे इस योग्य समझा। जी जी। और केंद्र में काम करने का अवसर मिला। और मैंने ये बाद में महसूस किया
कि मुझे अगर केंद्र में नहीं भेजते जी तो शायद मैं इतनी ऊंचाई प्राप्त नहीं कर पाता। जी जी केंद्र में जैसे भेजा 96 में, तो 4 साल 5 साल मेरा फंक्शनिंग देखा उन्होंने। 2002 में मुझे पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बना दिया जी और 2004-05 में जब आडवाणी जी अध्यक्ष बने तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। जी वेंकैया नायडू जी जब अध्यक्ष बने थे तो राष्ट्रीय सचिव बनाया था। बाद में आडवाणी जी हटे और राजनाथ सिंह जी बने तो मुझे राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया जी और पूर्वोत्तर राज्यों को 6 राज्यों का प्रभारी बनाया। दिल्ली का प्रभारी बनाया 2 बार, कर्नाटक का 2 बार प्रभारी, उत्तराखंड का प्रभारी, ऐसे। तो देशव्यापी एक्सपोजर, राजनीतिक अनुभव भी हुआ और राज्यों की परिस्थितियों के कारण संगठन का अनुभव भी हुआ और उसके कारण मैं ऊंचाइयों पर बढ़ता गया। जी जी और उसी कारण से पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर भी बनाया गया, राष्ट्रीय महामंत्री भी बनाया गया और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बनाया। हाँ जैसे मैंने बताया ना कि वो जमीन मेरे दादाजी किसी को नहीं देते जी, तो हमारा टर्निंग पॉइंट इस स्तर पर नहीं ला पाता हूँ। ऐसे ही राज्य में से मुझे जब केंद्र में भेजा तो मैंने बहुत आग्रह किया ठाकरे जी से। मैंने कहा साहब मैं यहीं अच्छा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बेस्ट एमएलए बनने के बाद मेरी प्रसिद्धि बढ़ गई है जी जी, तो सरकार बनेगी तो यहाँ कुछ ना कुछ अवसर मिलेगा जी। पर उन्होंने बोला कि तुम अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे स्वयंसेवक हो। कुशाभाऊ ठाकरे। हाँ, तो बोले संगठन वाले जो निर्णय कर रहे हैं उसको सिरोधार्य करो। तो जी जी, चला गया और मैंने देखा वहां जाने का मुझे बहुत फायदा हुआ और आज राज्यपाल के रूप में आपके बीच में हूँ। जी जी, ये केंद्र में जाने का ही परिणाम। नहीं, ये आपका एक बहुत बड़ा पक्ष है कि आप सब चीज़ों में पॉजिटिविटी देख लेते हैं कि उन चीज़ों से लाइफ को एक अच्छा टर्न मिला। संसदीय बोर्ड के बारे में आपने जिक्र किया अभी, मुझे लगता है कि जो भाजपा की सबसे शिखर की कमेटी है वो ये है और आपका काफ़ी लंबा उसके अंदर आप सदस्य रहे संसदीय बोर्ड के और उस दौरान कई बड़े बड़े फैसले भी हुए हैं जो डेफिनेटली आप उसके गवाह रहे हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण फैसला 2013 में हुआ जब मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने का निर्णय लिया गया। वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी गोवा में हुई थी। जी जी, और पार्लियामेंट्री बोर्ड भी, और उसमें काफी उथल वाला भी माहौल था थोड़ा। हाँ, राजनीति इसमें भाजपा पर मेरा नरेंद्र मोदी जी से पुराना संपर्क था। जी जी, उन्होंने जो उनकी एफिशिएंसी बताई थी और मैं महसूस करता था जी, उससे मुझे भी लगा था कि इनको देश योग्य व्यक्ति है, प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय में मेरा जी उनके अनुकूल मत था। हालांकि वोटिंग जैसी स्थिति तो नहीं आई। जी जी, एक तरह से सर्वानुमति से ही अंदरूनी विरोधाभास होने के बाद था, हाँ, वो निर्णय हो गया था। जी जी, तो आज मुझे वो जो निर्णय हुआ था उस पर बहुत खुशी है और गर्व भी है। जी जी, कि आज वो आप उसके देश का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में तेज गति से प्रगति की। हर क्षेत्र में, विशेषकर देश सोने की चिड़िया कहलाता था, आज भी सोने की चिड़िया बनने की स्थिति में है। विश्व के विकसित राष्ट्रों में 5वें स्थान पर हमारा नंबर है जी, और तीसरे स्थान पर जाने का संकल्प है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही वो स्थिति आएगी और आज़ादी के सपने संजोने वालों ने देखा था कि देश आज़ाद होगा, फिर से विश्व गुरु समृद्ध होगा जी, फिर से दुनिया में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करेगा। वो संकल्प भी उन्होंने लिया है 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना। मुझे विश्वास है कि बनेगा। आपने लंबे समय तक उनके साथ मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में भी काम किया है दिल्ली में, तो थोड़ा सा एक ऐसा कहना चाहिए, मीडिया में कह लीजिए या एक वातावरण है
कि मोदी जी की जो कार्यशैली है उसके चलते मंत्रियों को पूरी फ्रीडम नहीं मिलती है, पीएमओ से काम होते हैं। क्या अनुभव रहे आपके? नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी, अच्छा। और पूरी स्वतंत्रता देने के कारण ही मैंने हमारे विभाग को जीवंत बनाया, जी। सक्रिय बनाया। अगर आपको मैं ये कहूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की पहचान बनी है जी। जी। देशव्यापी, तो गलत नहीं है। ये उन्होंने हमको जो स्वतंत्रता दे रखी थी जी। उसी का परिणाम है। और हमने अम्बेडकर जी से संबंधित जो उनके 5 प्रमुख स्थान हैं, जी। जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, लंदन में। परिनिर्वाण भूमि और अंतिम संस्कार भूमि, जी। उन तीनों को पंच तीर्थ के रूप में घोषित करके विकसित किया, डेवलप करके दिखाया। आप कभी दिल्ली जाएं जी, तो 26 अलीपुर रोड जहाँ रहते थे वो, आप देखो, आप आश्चर्य करोगे थावरचंद तुमने क्या किया है। जी। जी। हमने प्रस्ताव दिया, नरेंद्र मोदी जी ने सहर्ष स्वीकार किया। 100 करोड़ की लागत से वो बना है। अच्छा। विद इन टाइम लिमिट बना है, और जितना पैसा सेंक्शन हुआ था उससे कम में बना। हो। अंबेडकर जी की सोच को सही अर्थों में समझने के लिए अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया जी। 15 जनपद पे, ली मेरिडियन होटल के बगल में। आप जाके देखोगे, उसको देख करके आपको आश्चर्य लगेगा कि इतना अच्छा सेंटर बनाया। जी। जी। उन्होंने ही उसका भूमि पूजन किया और उन्होंने ही उद्घाटन किया, और निर्धारित समय से कम समय में बनके, और निर्धारित धनराशि सैंक्शन हुई थी उससे कम खर्च में वो बने हैं। जी। जी। इसी प्रकार से सब विभाग के मंत्रियों को स्वतंत्रता थी। जी। उनके मन में सुझाव आए वो दो, प्रस्ताव भेजो, और उसको सर स्वीकार करते थे। और मैं उनको बहुत अच्छा प्रजातांत्रिक प्रणाली का अनुपालन करने वाला मानता हूँ। जी। जी। लोग कुछ कहते होंगे, मीडिया वाले कुछ कहते मीडिया में होंगे, काफी बात चलती वो है। ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। जी। जी। ऐसा कुछ नहीं है। वो उदार, सरल, सबकी सुनते हैं, जी। और सबके सुझाव सुन करके जो अच्छा होता है उस पर सहमति व्यक्त करते हैं। और यही कारण है कि उनके मंत्रिमंडल में एक से बढ़कर एक विभाग अच्छे अच्छे काम करके प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने जैसा आपने बताया भी कि कई राज्यों में आप भाजपा के प्रभारी के रूप में भी आपका भूमिका रही, और हर राज्य का एक अपना चरित्र कुछ अलग भी होता है, वहाँ की राजनीति भी कुछ अलग होती है। कैसे अनुभव रहे वहाँ पर? आपको कुछ विशेष परिस्थितियाँ जो आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी चैलेंजिंग परिस्थितियाँ थी, ऐसी कोई अनुभव? देखो, पूर्वोत्तर राज्यों में चैलेंजेस थे, जी। पर उसमें भी हमको उत्साह से काम करने की प्रेरणा मिलती थी, क्योंकि भाजपा की जो सोच है वो वहाँ लागू होना चाहिए, ये सोच कर हम काम करते थे। जी। आज देखो, पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल में सरकार है, नागालैंड में सरकार है, मणिपुर में सरकार है, असम में सरकार है। जी। 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ मिजोरम में, तो मिजोरम में भी समर्थक सरकार है। जी। और मेघालय में भी वो जो हमारे पूर्व स्पीकर रहे ना, संगमा जी, उनके सुपुत्र हैं, उनके भी मधुर संबंध है भारत सरकार के साथ। जी। जी। हर राज्य का वातावरण आज केंद्र से अच्छे संबंध रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। विरोधी पक्ष की सरकारें हैं, वहाँ भी केंद्र की अच्छाइयों को वो सब स्वीकार करते हैं, बराबर, और केंद्र की योजनाओं को लागू करने का काम भी करते हैं। राज्यसभा में आप नेता के पद पर भी रहे, राज्यसभा के नेता, तो वो अनुभव कैसा रहा उस समय? खासतौर से मेरे 370 का जो निष्प्रभावीकरण हुआ था वो उसी दौर में हुआ था, और एक ऐतिहासिक फैसले के तहत पहले राज्यसभा में हुआ, बाद में लोकसभा में हुआ। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। और काफी कुछ अमित भाई शाह ने अच्छे ढंग से तर्क संगत
जवाब देकर के लोगों को प्रभावित किया। पर उस समय राज्यसभा में नंबर्स आपके फेवर में नहीं थे वैसे देखा नहीं जाए। थे, पर पास हुआ। हाँ हाँ, तो वो प्रबंधन कैसे क्या जम पाया? प्रबंधन सबने मिलकर के किया। जी जी पार्लियामेंट्री बोर्ड या संसदीय दल हमको गाइड करता था कि ऐसा ऐसा कराना, हम प्रयास करते थे। जी जी, उस प्रयास में सबका प्रयास मिलता था, बराबर। नरेंद्र मोदी जी का भी, अमित भाई शाह का भी, राजनाथ सिंह जी का भी, और वरिष्ठ नेताओं का सबका मार्गदर्शन मिलता था। सामूहिक नेतृत्व के कारण सब सफलताएं मिली। सफलताएं मिली, बिल्कुल जी। आप वैसे देखें तो काफी लंबे समय विपक्ष में भी रहे, मतलब हाँ, रहे ना। सांसद के रूप में देख लीजिए जैसे भी है। और अभी 96 से लेकर के 2009 तक तो विपक्ष में था। विपक्ष में रहे, करेक्ट। नहीं, बीच में अटल जी की सरकार भी थी ना। जी हाँ सत्ता पक्ष में थे हम। हाँ हाँ 98 से 2000। हाँ, मैं यूँ कहना चाहूंगा कि आप व्यक्तिगत रूप से भी और एक भाजपा एक दल के रूप में भी काफी लंबे समय तक विपक्ष में रहा। जी। और आज जो हम विपक्ष देख रहे हैं तो उसकी भूमिका कहीं से भी रचनात्मक नजर नहीं आती कभी भी। ठीक है, विपक्ष है, विरोध करे, बात समझ में आती है, कुछ मुद्दों पर विरोध करे, जमकर विरोध करे, पर कहीं तो ऐसा लगता है कि कुछ मुद्दों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष एक होना चाहिए, लेकिन अभी पिछले 10 सालों से वो देखने में नहीं आ रहा है। जैसे संसद में काम नहीं होने दिया जा रहा है, लंबे कई सत्र ऐसे निकल जाते हैं कि किसी न किसी बहाने को लेकर। और मुझे ऐसा लगता है जब भाजपा विपक्ष में थी तब इस तरह से संसद को किसी मुद्दे थे, जब के सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर कोई मुद्दा था तो बात समझ में आती है, लेकिन मुद्दा बना कर हमने तो अनुभव किया कि हम वाजिब मुद्दों को लेकर के विरोध प्रदर्शन करते थे, और हाउस को मैं सोचता हूँ मेरे अनुभव से एक आध बार ज्यादा डिस्टर्ब किया था जी। बाकी हम अपनी बात रखते थे, बिल्कुल, गले नहीं उतरती थी तो वॉकआउट करते थे, जो नियम प्रक्रिया में प्रावधान है उसका पालन करते थे जी। पर वर्तमान परिस्थिति में ये जरा जरूरत से ज्यादा हो रहा है। एग्जैक्टली। मेरा सोचना है कि संसद के दोनों सदन या विधानमंडल के सदन जी चर्चा के लिए है, विचार विमर्श के लिए है, गुण दोष पर विचार करके निर्णय करने के लिए है, और उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा एक और मैं अलग विषय पे जा रहा हूँ, जो हमने शुरू में एक बार बातचीत की जाति प्रथा के बारे में, और जैसा कि आपने भी कहा, और अब बहुत स्पष्ट है कि हमारे शहरी क्षेत्रों में अब ये संकीर्णता करीब करीब खत्म हो चुकी है। गांव में भी प्राय समाप्त हो गई, कुछ गांव बचे हैं। लेकिन इसमें ऐसा लगता है राज्यपाल जी कि कुछ राजनीतिक निहित स्वार्थ इसको अभी भी टिकाए रखना चाह रहे हैं, ऐसा आपको लगता है क्या इसमें, कि वो इसके आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करने की दृष्टि से वो क्षणिक लाभ के लिए कुछ लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं जी, पर उनको अब सफलता मिलने की गुंजाइश नहीं है। जातिवाद अब लोगों के दिल दिमाग से हट गया है। बिल्कुल, ऊंच नीच भेदभाव ये वो सब प्राय समाप्ति की ओर है जी। और इसके लिए प्रमुख आधार है भारत का संविधान। बिल्कुल। और अंबेडकर जी की जो सोच थी, जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं, वो एक बहुत बड़ा आधार है। और अब कोई भी ताकत ऐसा सोच करके अमल में लाने का प्रयास करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अभी महाकुंभ भी इतना बड़ा आयोजन हुआ प्रयागराज में, तो वहां भी यही दिखता है कि कोई सब एक है, सब एक जगह एक ही भावना से। ये तो प्राचीन काल से ही है जी। हरिद्वार में स्नान करने के लिए कोई ऊंट नीच कुछ नहीं, जाति पाति कोई नहीं पूछता था जी। ये बहुत पहले से था, परंतु कुछ वर्गों में ऐसा था जी, कुछ वर्गों में आज ऐसा करने का प्रयास करते पर वो असफल प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही उनको। बिल्कुल। ओवरऑल आपको क्या लगता है, आने इस 2025 में आज हम खड़े हैं तो देश की राजनीति सही दिशा में जा रही है? जो कुछ चल रहा है, भाजपा का भविष्य आप क्या देखते हैं? देश की राजनीति सही दिशा में चल रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये लोकतंत्र निरंतर मजबूत होता जा रहा है और आगे भी मजबूत होगा, और भारत विश्व में सर्वोपरि श्रेणी के
देशों में अपना स्थान बनाने में सफलता प्राप्त करेगा। इतने आपने अलग अलग भूमिकाएं जीवन में निभाई, दल के पार्टी के स्तर पर, सरकार में, मतलब मंत्री के रूप में, राज्यपाल के रूप में, कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी भूमिका जिसमें सबसे ज़्यादा संतोष मिला हो कि ये काम में मुझे बहुत संतोष मिला? मैं जब केंद्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का मंत्री था जी, वो कार्यकाल मेरे लिए सर्वाधिक सुखद रहा। उसमें शोषित, पीड़ित, दलित, गरीब, दिव्यांग, अशक्त लोगों की सेवा करने का मौका मिला और खूब परिश्रम किया। देश भर में घूमा, आनंद की अनुभूति होती थी जी, और बहुत अच्छी नींद आती थी। बिल्कुल खुशनुमा वातावरण रहा। तो उसी सिक्के का दूसरा पहलू है कि इतना लंबा सार्वजनिक जीवन जीने के इसमें कोई ऐसा आपको लगता है कि ये चीज़ अगर होती तो अच्छा होता, ये चीज़ होना रह गई, करना चाहते थे, ऐसा कोई अनुभव या ऐसी कोई गतिविधि? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो कुछ हमने करने का प्रयास किया उसमें सफलता प्राप्त की और अपेक्षा हमेशा बनी रहती है जी जी कि 100% सफलता मिले, 101% मिले, स्वाभाविक है। अब ये तो भिन्न भिन्न कारणों से सफलताओं के काम को प्रभावित करती है, परंतु फिर भी निरंतर हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती रही, इससे मैं संतुष्ट हूँ। राज्यपाल महोदय, आपने हमें समय दिया, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। वयम भारतम की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शक, खास तौर से हमारे युवा दर्शकों को ये आपकी बातचीत बहुत प्रेरणा देगी कि कितनी कठिन परिस्थितियों से प्रारंभ करके भी किसी भी क्षेत्र में शीर्ष तक जाया जा सकता है। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप इसको अच्छे ढंग से प्रचारित करेंगे और लोग लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। जी, धन्यवाद।